Okay. Yeah, I'm good, Sahina Tabassum. Thank you. I hope all are doing fine. And I wish कि सभी बहुत अच्छे से रहें. आज की टॉपिक क्या है? आज की टॉपिक डीएनए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो उसी को कंटिन्यू करेंगे. डीएनए का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे, फिर आरएनए स्टार्ट करेंगे. ठीक है. टुडे आई थिंक आरएनए हम लोग खत्म कर देंगे और मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट कर लेंगे. एनीवेज, सो फ्यू थिंग्स आई जस्ट वांट टू नो अबाउट यू ऑल कि आप लोगों को कल मैं आपको स्कूल में देखे थे. अच्छी बात है. अच्छी बात है, स्कूल में ही क्लास लेते हैं ना, तो आपने देखा होगा. अच्छी बात है. ऑल राइट, सो या वो जस्ट वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके. सो या अगर जिसको भी ऑफलाइन में कोई प्रॉब्लम मतलब ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन भी टीचर्स अवेलेबल है. सो आप लोग कभी भी डाउट्स के लिए आ सकते हैं. जैसे अभी डाउट सेशन लग रहा है, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. सब लोग आए और डाउट्स पूछें, अपना क्लैरिफाई करें लोगों से. ठीक है, टीचर से. हम हम तो क्लैरिफाई तो कर ही देते हैं ना क्लासेस में, है ना, जितना होता है मोस्टली. और हम तो हैं ही अवेलेबल हैं, बट ऑफलाइन के लिए थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल्स हैं, तो शायद अवेलेबल अभी नहीं हो पाए. शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टफ है, टाइट है, क्या करें, व्हाट टू डू. ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन. ठीक है, यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ठीक है, डीएनए का यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेते हैं. यस. ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगा? ऑफलाइन क्लासेस के बारे में आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन यार. सो इफ यू वांट एनी मोर इन्फॉर्मेशन, टॉक टू योर मैनेजर. आई मीन टॉक टू योर सौरभ सर और योर अम्बुज सर. They will give you some kind of solid information, but I don't have any information about the offline classes. I'm really sorry for that. छपरा में बायो का डीएसएस नहीं होता है. ओके. तो क्या करें, बायो का टीचर वहाँ पे नहीं है ना, तो इसीलिए नहीं होता है. चलिए, हम ही हैं एकमात्र वन एंड ओनली. लेकिन अभी फिलहाल आपके टीचर्स आएंगे, बायो के भी टीचर्स और आएंगे. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी अब बस अभी पढ़ते रहिए. जो डाउट्स है तो हम हैं ही, क्लियर करते रहेंगे आपको. ठीक है, चलो. ऑल राइट, सो डीएनए किसको कहते हैं? डीएनए हम कहते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को, है ना. और हमें पता है कि वॉटसन एंड क्रिक, इन दोनों ने मिलकर डीएनए के स्ट्रक्चर में एक नया मतलब बात जोड़ा था कि ये डबल
आ गए, नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम था, आ गए, यहीं पे है। ओके, सो आप लोगों को सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखा दें, है ना? तो डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा दें यहाँ पे। सो आई एम सर्चिंग फॉर दैट। एक मिनट, मिल जाएगा, आई विल गिव यू दैट पिक्चर। या ओके, सो दिस विल बी फाइन। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना? ये ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को। ये जो आपको स्ट्रक्चर सामने दिखाई दे रहा है ना, ये डीएनए का दिखाई दे रहा है सबको, स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ या ना। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको हम कोशिश किए जूम करने का, बट जूम नहीं हो रहा है ना? तो इसीलिए हम ऐसे ही देख लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर पार्ट आप लोग देख रहे हैं, दिस वन, व्हाट इज दिस? दिस इज द शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है? हमने क्या किया, इस डीएनए स्ट्रैंड को हमने लीनियर कर दिया है, स्ट्रेट कर दिया है, ठीक है? तो ये हो गया है स्ट्रेट स्ट्रैंड, ठीक है? स्ट्रेट स्ट्रैंड है, राइट? क्या है? स्ट्रेट स्ट्रैंड है। अब ये जो हमारा स्ट्रैंड ऐसे गया है, ठीक है, ऐसे गया है, और दूसरा गया है इस तरह से, है ना? तो इस स्ट्रैंड में हमने इस पर्टिकुलर, मान के चलते इस पर्टिकुलर स्ट्रेट किया है नहीं है, और ये लीनियर हमने दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको। सेंटर में क्या अटैच हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और उसके साथ साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है अडीनाइन। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? अडीनाइन। ये बेस पेयर है, और ये देखो थायमिन के साथ अटैच है, और ये भी बेस पेयर है ना? और यहाँ पे कौन कितना बॉन्ड है? एक, दो, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। यहाँ पे देखो गुवानाइन है, साइटोसाइन है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना? ट्रिपल बॉन्ड है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, राइट? ये देखो यहाँ पे थायामीन है, यहाँ पे अडीनाइन है, यहाँ पे थायामीन अडीनाइन, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अब ये बेस पेयर के साथ कौन से पॉइंट पे अटैच है? ये फिफ्थ पॉइंट पे अटैच है। यानी अगर हम यहाँ पे ऐसे शुगर बनाते हैं तो सॉरी, फर्स्ट पॉइंट पे अटैच है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और यहाँ पे आएगा फिफ्थ कार्बन। सो फर्स्ट कार्बन पे क्या अटैच है? यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन पे क्या अटैच है? अडीनाइन अटैच है, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट कार्बन हो गया ये, सेकंड कार्बन हो गया ये, थर्ड कार्बन है ये। तो थर्ड कार्बन पे क्या अटैच है? थर्ड कार्बन पे आपको कनेक्टेड है दूसरे शुगर के फॉस्फेट के साथ, ठीक है? ये है आपका 5' टू 3' डायरेक्शन, ये आपका 3' टू 5' डायरेक्शन, ठीक है? नॉर्मल यही डायरेक्शन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 2 3 4, फिफ्थ कार्बन के पास हमारा फॉस्फेट अटैच है। यहाँ पे क्या अटैच है? एक फॉस्फेट अटैच है। और 1 2 थर्ड कार्बन के साथ दूसरा फॉस्फेट अटैच है यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे एक शुगर आ गया, और जो कि फिफ्थ फिफ्थ है इसका। इस शुगर का ये 5 है, बट इस शुगर का ये 3 है, ठीक है? और आपने पूछा था ना लास्ट क्लास में, सर व्हाट इज 5' 3' का क्या यहाँ पे लोचा है? तो यही वो लोचा है, ठीक है? ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के पास अडीनाइन अटैच है, सो इसको
5' और 3' में कोई लेना देना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन, इस फिफ्थ कार्बन के साथ हमारा ये फॉस्फेट अटैच है। ठीक है, फिफ्थ कार्बन के साथ क्या अटैच है? फॉस्फेट अटैच है। अब ये 5' है, और जब लास्ट एंड होगा तो आपको देखेगा कि यहाँ पे 5' फ्री है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5' जो है वो फ्री फ्री एंड है। दिख रहा है? कोई अटैच है कहीं पे? नहीं, अटैच नहीं है, ये फ्री एंड है। और अगर हम देखें, यहाँ पे 3', तो थर्ड वन क्या है? यहाँ पे फ्री दिख रहा है आपको, है ना? ऐसे एंड में इसी तरह थर्ड वन जो है वो फ्री रहता है। सो इसीलिए यहाँ पे दिखाता है 5' और 3। ये फोर्थ पार्ट है, और फिफ्थ पार्ट के साथ हम यही है भाई। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा इश्यू है भाई, बहुत ज्यादा इश्यू है, बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू है। क्या करें? वाईफाई से कनेक्टेड है फिर भी ये हाल है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ना। बहुत सारे वाईफाई हैं, तो डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्टिंग, डिस्कनेक्टिंग, दूसरा दूसरा वाईफाई पकड़ ले रहा है। दैट्स द रीजन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आई होप कि आप लोग समझ भी रहे हैं, है ना? तो ये क्यों 5' और 3' आया? तो अटैचमेंट कैसे हो रहा है यहाँ पे? एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ एक नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैच है, और फिफ्थ कार्बन के साथ एक फॉस्फेट अटैच है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड के साथ थर्ड कार्बन के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अटैच होता है। और ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? देखो, ये फॉस्फेट है। सो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे है। इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे फॉस्फेट है। तो इस फॉस्फेट के साथ ये भी अटैच है, ये भी अटैच है ना। और यहाँ पे इस फॉस्फेट के साथ एक शुगर के साथ जब यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ता है तो ये एस्टेरिफिकेशन होता है प्रोसेस। और यहाँ पे भी यहाँ पे भी कार्बन है और जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी एस्टेरिफिकेशन हुआ है। ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि ये शुगर इसके साथ और ये शुगर इसके साथ जब जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे शुगर जुड़ गया है, ठीक है, यहाँ पे भी शुगर है, तो ये फॉस्फेट बॉन्ड है, फॉस्फेट है। और यहाँ पे एक एस्टरिफिकेशन हुआ, यहाँ पे एक एस्टरिफिकेशन हुआ है, विच मीन्स एस्टर बॉन्ड बना है। क्या बॉन्ड बना है यहाँ पे, एस्टर बॉन्ड बना है। और ये जो फॉस्फेट के दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड बना है, इसीलिए हम इसको क्या, कौन सा बॉन्ड कहते हैं, डाई एस्टर बॉन्ड, डाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि फॉस्फेट से जुड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाया। क्या कहलाया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाया। क्लियर हुआ, कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर, इस डीएनए के स्ट्रक्चर को देखिए, इसको क्या करिए, भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाइए। और क्या करिए, अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर को देखिए। इस डीएनए में आपको देखने वाली बात यह है कि हमारे इस डीएनए में एक होता है जहां पे बहुत अंदर तक ये गड्ढा गया है, और यहाँ पे देखिएगा बहुत ही पतला गड्ढा गया है स्ट्रक्चर के बीच। दो ऐसे गड्ढे हैं जो एक तरफ बहुत ही डीप में गया है और एक तरफ बहुत ही कम मतलब गहराई है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रूव, इसको हम कहते हैं ग्रूव्स। ठीक है, गहराई, इस गहराई को क्या कहते हैं, ग्रूव्स कहते हैं। समझ में आ रहा है, अच्छा चलो, अभी तक समझ में आ गया है तो अपने अपने चैट बॉक्स में क्या करो, पार्टिसिपेंट्स में जाओ और थम्स अप उठा दो, थम्स अप या हाथ उठा लो। ओके, ओके, सो समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया। तो ये क्या है, 3 प्राइम और 5 प्राइम, अभी तो बताए ना। ओके, फिर से बताते हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम, बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई। हमारे जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो, हमारे फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या है, फ्री है, यहाँ पे इसके साथ कोई अटैच नहीं है। और ये फॉस्फेट किस कार्बन पे अटैच है, फिफ्थ कार्बन पे, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ कार्बन पे अटैच है। और फिफ्थ कार्बन पे जो मॉलिक्यूल अटैच है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, वो फ्री है, यहाँ पे किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है। तो ये फिफ्थ पॉइंट पे अटैच है और फ्री एंड यहाँ पे फिफ्थ एंड है, और इसीलिए 5 प्राइम कहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड पार्ट पे कुछ अटैच हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ये हो गया 3 प्राइम। यहाँ पे देखो, फर्स्ट वन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे कुछ अटैचमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, सो 3 प्राइम। यहाँ पे देखो, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, फिफ्थ वन पे फॉस्फेट अटैच है, फॉस्फेट के बाद कुछ अटैच है, नहीं अटैच है, सो ये है 5 प्राइम। ठीक है, यानी ये 5 प्राइम क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट के साथ कुछ अटैचमेंट नहीं हुआ है, फ्री एंड है। और फिफ्थ कार्बन यहाँ पे फ्री एंड में के फॉर्म में बना है, तो ये 5 प्राइम है। ठीक है, और यहाँ पे देखो फ्री एंड क्या है, यहाँ पे फ्री एंड क्या है, थर्ड थर्ड एंड यहाँ पे फ्री है, और इसीलिए यहाँ पे कहेंगे 3 प्राइम। यहाँ पे फ्री एंड थर्ड कार्बन है, इसीलिए हम इसको कहेंगे 3 प्राइम। और यहाँ पे देखो फिफ्थ कार्बन फ्री एंड में है, और इसीलिए इसको कहेंगे 5 प्राइम। दैट्स व्हाट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम डायरेक्शन इज। ठीक है, चलो अब देखो इस डीएनए में, ओके ओके ओके,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डीएनए है हमारा। इस डीएनए में एक तरफ देखोगे तो बहुत लंबा गड्ढा गिरा है और दूसरा तरफ पतला गड्ढा गिरा है। जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग बनाएंगे तो ठीक है। इसको, ये गड्ढे को हम कहते हैं ग्रूव। क्या कहते हैं? ग्रूव कहते हैं। और जो बड़ा सा ग्रूव गिरा है ना, बहुत बड़ा, इसको कहते हैं मेजर ग्रूव। ठीक है, इसको कहेंगे हम मेजर ग्रूव। आई होप आप लोगों को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल राइट। तो ग्रूव है, और ये कौन सा ग्रूव है? इसको हम कहेंगे मेजर ग्रूव। तो फर्स्ट ग्रूव इज योर मेजर ग्रूव। और यहां पे जो ग्रूव है ये क्या है? ये है माइनर ग्रूव, इसको हम कहेंगे माइनर ग्रूव। ठीक है, क्या कहेंगे? मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। या फिर इसका एक और नाम है, मेजर ग्रूव को हम कहते हैं शैलो ग्रूव, और माइनर ग्रूव को कहते हैं, सॉरी, शैलो मतलब कम होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, शैलो का मतलब कम होता है। सो मेजर ग्रूव को हम कहते हैं डीप ग्रूव, नॉट शैलो, डीप ग्रूव। और माइनर ग्रूव का मतलब होता है शैलो, यह शैलो ग्रूव भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, डीप ग्रूव एंड शैलो ग्रूव, समझ में आया? ये ग्रूव इसको हम कहते हैं। ये कॉइलिंग के दौरान बना हुआ ग्रूव है। ठीक है, कॉइलिंग जब होता है उस दौरान ये बना हुआ बन गया ग्रूव, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारे जो डीएनए होते हैं ये डीएनए टर्न होते हैं, है ना? डीएनए क्या होते हैं? डीएनए टर्न्स होते हैं, टर्न हो रहे, इस तरह से टर्न हो रहे हैं, है ना? जब ये टर्न होते हैं तो इनके टर्निंग का भी मेजरमेंट होता है डीएनए का। ठीक है, हर डीएनए का हर एक पार्ट का मेजरमेंट है, हर एक पार्ट का क्या है? मेजरमेंट है। अब ये मेजरमेंट कैसा है? लेट मी टेल यू दैट। हमारे जो बीच में जो न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड, इनके भी कैलकुलेशन है, इनके भी काउंटिंग होते हैं कि कितने यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कैलकुलेशन है? लेट मी शो यू समथिंग, आई मीन लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये कैलकुलेशन ये है कि आपका जब एक डीएनए रोटेट होता है तो ये डीएनए रोटेट 360 डिग्री तक जब रोटेट हो जाएगा, 360 डिग्री, कितना? 360 डिग्री तक ये जब रोटेट हो जाएगा तब उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक रोटेशन 360 डिग्री का। ठीक है, हाय, ऑल राइट। सो ओके, सो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, 360 डिग्री, वन रोटेशन यार, कम ऑन। एक सर्कल किसको कहते हैं? एक सर्कल किसको कहते हैं? इसको कहते हैं ना 360 डिग्री। पूरा रोटेशन किसको कहते हैं? फुल रोटेशन, जब पूरा 360 डिग्री में घूम जाता है उसको कहते हैं फुल रोटेशन। अगर 180 डिग्री में रहता है तो सेमी सर्कल होता है। ठीक है, हाफ रोटेशन 180 डिग्री तक, है ना? यस और नो? और 90 डिग्री का भी आता है, 180 डिग्री का भी आता है, राइट? सो यहाँ पे ये जो हमारा डीएनए है, ये अगर दिस वन यहाँ तक रहे तो ये क्या है? 90 डिग्री आ रहा है। अगर यहाँ ये आधा रोटेट, जैसे फॉर एग्जांपल माई नेक, अगर हम दोनों तरफ ऐसे मूव करते हैं, व्हाट विल बी देयर? ये 180 डिग्री का मूवमेंट है। अगर हम पूरा गर्दन, पूरा अपने मुंडी को पूरा हिला दे रहे हैं चारों तरफ, दैट विल बी 360 डिग्री, जिसको हम कर नहीं पाएंगे, है ना? यहाँ पे 360 नहीं हो रहा है। देखिए, जब एक एक हेलिकल स्ट्रक्चर, देखिए एक स्ट्रक्चर जो है, एक हमारा डीएनए, इस बीच में मान लीजिए पोल है, एक डीएनए यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, और खत्म यहां तक आ गया। ठीक है, तो ये पूरा एक रोटेशन कर लिया, दैट विल बी 360 डिग्री ना। अगर एक खंबा है जो यहां से रोटेशन ये शुरू करता है
और ये रोटेशन आकर यहाँ पे खत्म कर दिया, दिस विल बी, दिस विल बी व्हाट, 360 डिग्री। एक रोटेट हो गया, एक रोटेशन कर लिया। अब एक पोल है, इसको 360 डिग्री क्या होगा, इस यहां तक आ जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसी को, इस आधे को हम नीचे कर देंगे, तो दिस विल बी 360 डिग्री रोटेशन। बोलो हाँ या ना। बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पूरा एक रोटेशन जब करता है, उस उतने रोटेशन के वक्त जो रोटेशन होता है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जब एक 360 डिग्री का रोटेशन करता है, इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो जब एक 360 डिग्री का रोटेशन करता है, तो इसमें कितने होते हैं इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे इसको नीचे करो ना यार, बार बार ऑफ हो जा रहा है यहाँ पे। यस, तो ये क्या है, 10 न्यूक्लियोटाइड, यानी जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो उसके बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। 10 इन द सेंस 10 इस तरफ, 10 इस तरफ। ठीक है, सो टोटल 20। अगर हम बात करें तो एक साइड है, तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप बाय, ये स्टेप बाय स्टेप बाय। तो ये जब रोटेट करेगा, तो एक हमारा जो न्यूक्लियोटाइड दोनों तरफ है, जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो थोड़ा सा वो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। जब सीडी हमने, आपने कभी रोटेशन वाला सीडी अगर देखा होगा आपके घर के आस पड़ोस में, रोटेशन वाला ऐसे जो सीडी होता है, तो आपने देखा होगा कि सीडी जो है, जब ऊपर ऊपर चढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा टिल्टेड होने लगता है। जब ये नीचे वाला फिर ऊपर घूमते ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, तब ये ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसा और नो। तो ये जो हमारा टिल्ट है, ये इसका डिस्टेंस क्या होता है, कितना डिग्री टिल्ट करता है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, हम बताएंगे, सोचिएगा, हम बताएंगे, अभी अभी जस्ट हम बताने वाले हैं। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे इस पूरे 360 डिग्री जब ये रोटेट कर रहा है, उस वक्त 360 डिग्री जब रोटेट कर रहा है, उस वक्त हमारे जो 10 न्यूक्लियोटाइड है, सो एक राउंड का पूरा डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, तो किसी ने कहा बहुत ही उम्दा तरीके से 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत बहुत ही सटीक जवाब है ये, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये जो हमारा क्या बोले 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये तो पूरा 10 न्यूक्लियोटाइड का है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कैलकुलेट करके फटाफट से मुझे बताइए। 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, वेरी नाइस। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, इक्वल टू 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। आई बात समझ में, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड अलजिब्रा नहीं है ये, कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है ये, राइट बहुत सिंपल सा डिवीजन है, बेसिक डिवीजन है। सो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग अगर 360 डिग्री का है, यानी अगर 360 डिग्री का 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो एक और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 36 डिवाइडेड बाय, आई मीन 34 डिवाइडेड बाय 10, that is 3.4 Armstrong is the distance between first and second nucleotide or each nucleotide. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, लेकिन इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यस, गेटिंग माय पॉइंट, हमारे पॉइंट को समझ में आ रहा है। चलिए, अब अगर बात करें डायामीटर का, हमारे जो हेलिक्स होते हैं इन दोनों, इनका डायामीटर कितना होता है, हमारे जो डबल हेलिक्स है दोनों का डायामीटर कितना होता है, दैट इज 24 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका पार्टिसिप
कितने जुड़े हैं यहाँ पे भी? ओके, घटते पड़ते क्यों जा रहे हैं? नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ भी लग रहा है कि है? ओके ओके ओके, अरीज, शाहिना, ओके। चलिए, हम अटेंडेंस ट्रैक कर रहे हैं भाई, अटेंडेंस ट्रैक कर रहे हैं, और अटेंडेंस कम हुआ तो फिर गड़बड़ बात है। इसका मतलब यही हम समझेंगे कि हमारे जो क्लास है वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारा जो क्लास है वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए अटेंडेंस नहीं आ रहा है। तो अगर आप नहीं चाहते कि हम ऐसा सोचें, अगर चाहते तो ठीक है, नहीं चाहते कि हम अगर ऐसा सोचें कि हमारा क्लास पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लोग एब्सेंट रहिए, और इसमें आप लोगों का लॉस है। हम बता रहे हैं, अगर मेरी कोई भी बात अगर आप लोगों को बुरा लगता है, या मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने सौरभ सर से या अंबुज सर से या अपने कोऑर्डिनेटर से, जिससे आप चाहें कि आप फ्री हैं, खुल के बात कर सकते हैं, उनसे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि सर इनका लेक्चर मुझे समझ में नहीं आता है, हम अटेंड इसीलिए नहीं कर रहे। देखिए, ये आप फीस पे कर रहे हैं, और अगर हम समझा नहीं पा रहे हैं तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कोई हम अगर हम हट जाएंगे, कोई और ऐसा टीचर आएंगे जो आपको समझा सके, और वो इंपॉर्टेंट है। हमारा रहना जरूरी नहीं है, हमारे जगह पे कोई और भी आते हैं, वो आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं, तो हम मानेंगे कि हम चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा मेन मकसद है आप समझ जाए, बस। तो अगर कोई भी डिफिकल्टी हो रहा है, कोई भी डिफिकल्टी हो रहा है, तो वो डिफिकल्टी को आप बता सकते हैं। मुझे नहीं बताना चाहते, संकोच हो रहा है, डर लग रहा है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपसे डर लगता है। तो अगर डर लगता है, डरना नहीं चाहिए। हम ऐसे तो यहाँ पे डरावने तो दिखते नहीं है कि मुझसे डर लगेगा, डरावने दिखते हैं हम कि मुझसे डर लगेगा? डरावने दिखते हैं क्या? बताइए तो, मुझे बताइएगा। हम डर नहीं डरावने दिखते जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हम अपना शक्ल तो अपने आईने में देखते हैं ना। नहीं लगते डरावने यार। यस सर, डर लगता है, शिवानी गुप्ता कहती है डर लगता है। ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, हम डरावने नहीं है। ठीक है, अगर डरावने हो है तो अब अगले बार से ना वीडियो ऑन नहीं ऑन करेंगे, ठीक है, हमारा शक्ल ही नहीं दिखेगा, है। तो ऐसा है, इसीलिए मेरा मेन मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने कोऑर्डिनेटर से कहिएगा, अपने मैनेजर से कहिएगा, अपने टॉप के टीचर्स जो है जिनसे आप खुल के बात कर सकते हैं, उनसे आप कहिए। ठीक है, ठीक है, इसीलिए तो प्लीज ये बात का ख्याल रहे। और नेटवर्क इशू है तो क्या कर सकते हैं, कोई नहीं कुछ कर सकता है ना। वो तो अब अंबानी जी को फोन करना पड़ेगा, अंबानी जी आपका नेटवर्क बहुत खराब है, क्यों ऐसा पैसा ले रहे हैं और खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी दे रहे हैं? कब, लेकिन वो भी कुछ सुनाई थोड़ी होगा, कुछ नहीं होने वाला है। कहेंगे कि सर आपके एरिया में ना बहुत बिजी लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, यूज कर रहे हैं एक साथ, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। ये एक अस्थाई समस्या है, अस्थायी समस्या है, सॉरी, टेम्पररी प्रॉब्लम। और इसको दूर करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, यही आपको कमेंट आएगा। सो हम इसका ब्लेम करके कोई फायदा नहीं, जितना आ रहा है उतने में विल ट्राई टू इंटरेक्ट एंड गेट मोर एंड मोर नॉलेज, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो समझ में आ गया यहाँ तक? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग और 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग और 24 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या क्या है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, आई एम सॉरी, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो डायमीटर क्या है? अब ना अगले क्लास में ना, अगली बार हम यहाँ पे क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, हम दूसरी जगह से क्लास लेंगे। बिकॉज यू कैन हियर ऑल दैट नॉइसेस, ऑल दैट बैकग्राउंड नॉइज जो कि होता ही रहेगा। ठीक है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसीलिए दूसरे जगह हम शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास से, और फिर वहां से हम क्लास लेंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा सुनाई देने में, तो प्लीज इसको थोड़ा सा बेयर करिए इस क्लास तक। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई मैनेज कर देंगे इस चीज को। ठीक है, तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स है और उसका डिस्टेंस है हमारा 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं क्या, तो डायामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायामीटर ऑफ द डीएनए।
ठीक है, डायामीटर क्या है, द हेलिक्स इज अबाउट, द हेलिक्स इज अबाउट 20 आर्म्स 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, एग्जैक्टली 20 नहीं होता है, 19.8 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है डायमीटर, लेकिन हम पुट टुगेदर राउंड करके राउंड फिगर हम 20 आर्मस्ट्रॉन्ग लिखते हैं, ठीक है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग हम लिखते हैं यहाँ पे। चलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कई सारे आप लोगों के डाउट्स आ सकते हैं। क्या डाउट्स आ सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जैसे, अगर अर्डिनाइन ऑलवेज पेयर्स विद गुआनाइन, अगर साइटोसाइन ऑलवेज पेयर्स विद थायामाइन, ठीक है, तो यहाँ पे अर्डिनाइन और अर्डिनाइन जो है वो क्या है, वो 50% है, तो गुआनाइन कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर बताइए कि या इफ अर्डिनाइन पेयर्स विद गुआनाइन एंड इफ साइटोसिन पेयर्स विद थायामाइन, if adenine is equal to 50%, then what will be the value of guanine, guanine कितना परसेंट होगा, प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डालिए तुरंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, और ऐसे डाउट्स आपके आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं और क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, तो इस तरह के डाउट आपके आ सकते हैं। तो डाउट ना आए इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने एक रूल बनाया, पेस इक्विवेलेंट रूल, ठीक है। वो क्या है वो रूल, कौन साइंटिस्ट है बताएंगे, पहले इसका आंसर दीजिए। मे बी 50, आई एम कमिंग टू यू सान्या। आस्था 50% बोला, आस्था ने भी, सान्या पंचल ने भी 50% बोला, क्या ये सही है? शिवानी ने 50% बोला। थोड़ा सा बस दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग, और आप लोग को सही सटीक आंसर मिल जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है, बायोलॉजी का डीएनए का स्ट्रक्चर देखकर उसका दिमाग लगाना है उसमें से। और थोड़ा सा लास्ट क्लास में थोड़ा सा जो हम लोग पढ़े थे वो, ठीक है। हाँ जी, नितेश कुमार ने बोला 50, कल्याणी ने बोला 50, शिवानी ने बोला 50, आस्था ने बोला 50, सानिया ने बोला 50। हम क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से चेंज कर देते, क्वेश्चन दूसरा पूछते हैं इसी से। सर, if adenine pairs with guanine, then the pairing will not occur, sir. Why not occur? Because adenine always gets attracted towards thiamine. So the question here asked is wrong. क्योंकि adenine always pairs with thiamine, not with guanine. They don't have attraction between adenine and guanine. Tarun Tiwari does not having attraction with animals. Sorry, I love animals. Actually, I don't have attraction with mosquitoes, right? But mosquitoes have attraction with Tarun Tiwari. ऐसा नहीं है, हमारे खून से वो अट्रैक्टेड है, हमसे अट्रैक्टेड नहीं है, राइट। सो आर्डिनाइन ऑलवेज पेयर्स विद थायामाइन, नॉट विद गुआनाइन।
एक सेकंड चार्ज लगा देते बैटरी का, तो बस एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन नहीं पढ़े अच्छे से, दैट्स द पॉइंट। आप लोग गलत यही करते हो, गलती यही करते हो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो और समझते हो कि आंसर दे देंगे। नहीं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अडेनिन नेवर पेयर्स विद गुआनाइन, अडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायामाइन, और साइटोसिन पेयर्स विद गुआनाइन। क्वेश्चन को अब हम सही कर देते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि if adenine is equal to, if adenine pairs with thiamine and adenine is cytosine pairs with guanine, ठीक है, cytosine pairs with guanine, adenine is equal to 50%, ठीक है, adenine is equal to 50% and guanine is equal to how much percent? क्वेश्चन ये है, अगर adenine 50% है तो guanine कितना परसेंट है, दैट इज द क्वेश्चन। प्लीज टेल मी द आंसर। हाँ जी, ट्रिक और ट्रीट, नो अबाउट हेलोवीन, हेलोवीन हियर। वाल्मीकि जयंती, आज वाल्मीकि जयंती है, अच्छा बताइए आंसर बताइए। ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, वेरी है। A is always pairs with T and C always pairs with G. फिफ्टी परसेंट, यस 50%। कैसे 50%? क्योंकि देखिए, अगर अडीनाइन 50% है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा थायामिन कितना होगा, 50% होगा। तो 100% तो यही निकल गया। सो गुआनिन साइटोसिन है ही नहीं उसमें। है ही नहीं उसमें, ठीक है। अगर अडीनाइन 50% है तो थायमिन 50% है, यानी यहाँ पे गुआनाइन भी नहीं है, साइटोसाइन भी नहीं है, एक स्ट्रैंड छोटा सा लिया जिसमें 80 रिच स्ट्रैंड है, ठीक है। थोड़ा सा सोचिएगा, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता कि अडीनाइन इज इक्वल टू 25%, तो गुआनिन क्या होगा, आप लोग कहोगे 25%। क्यों? क्योंकि अडीनाइन जितना रहेगा उतना ही गुआनाइन रहेगा। क्योंकि अडीनाइन अगर 25 है तो ऑब्वियस सी बात है कि थायामिन भी अटैच है, तो 25 प्लस 25 50% ये निकल गया, तो बचा 50% जिसमें साइटोसिन और गुआनाइन होगा। तो जितना साइटोसाइन होगा उतना गुआनाइन होगा, क्योंकि साइटोसाइन गुआनाइन ऑलवेज पेयर्स। तो यहाँ पे गुआनाइन कितना होना चाहिए, सो 50 में 2 यानी 25%। सो गुआनाइन यहाँ पे 25% होना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में तो सोचिए ध्यान लगाकर, ठीक है। कि हमारे पास 4 चॉकलेट है, 4 किस्म के चॉकलेट है, ठीक है। कहा गया कि चारों किस्म के चॉकलेट मिलाकर 100% है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें दो दो चॉकलेट अटैच अटैच है। दो दो चॉकलेट क्या है, अटैच अटैच है। और कहा गया कि उसमें क्या है, चॉकलेट अल्पेनलिबे है, डेयरी मिल्क है, कैडबरी और कैडबरी डेयरी मिल्क, और अल्पेनलिबे है, डेयरी मिल्क है, और मेंटोस है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, मंच है, अच्छा किटकैट है, ठीक है। तो जोड़ी जोड़ी में है, तो अगर एक्लेस 25% है तो मंच कितना होगा, क्योंकि जोड़ी जोड़ी में है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा चॉकलेट वाला सही नहीं बैठा एग्जांपल ना, सही नहीं बैठा एग्जांपल ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट्स है ना, इसलिए सही नहीं बैठा। लेकिन हाँ, आप लोग इतना समझ लीजिए कि इक्वल होता है ना, क्योंकि अडीनाइन जितना होगा थायामिन उतना पेयर करेगा। ये एक छोटा सा साइंटिस्ट आए हमारे पास नहीं, मतलब साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि ये एक रूल बना देते हैं, ठीक है। और उन्होंने एक छोटा सा रूल बनाया जो यहाँ पे शिवानी ने शायद लिखा था, ठीक है। वो रूल क्या है, वो रूल कुछ इस तरह से है कि ए प्लस, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, यहाँ पे हम साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम है आपका एरविन चेरगाफ, ठीक है। क्या है, एरविन चेरगैफ। इन्होंने 1950 में, उन्होंने क्या किया, 1950
50 में इन्होंने क्या किया कि एनालिसिस किया डीएनए को पूरा, ठीक है, डीएनए एनालिसिस किया, डीएनए एनालिसिस किया। डीएनए एनालिसिस करने के बाद उनको क्या मिला, तो उन्होंने कहा बेस, नाइट्रोजनस बेस को हम बेस कहें, ठीक है, बेस इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रूल बनाया उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, रूल बनाया, क्या बनाया कि हमारे जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होंगे अर्डिनाइन का, वो थायामाइन के बराबर होगा और गुआनाइन के बराबर साइटोसाइन होगा, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए प्लस जी बाई सी प्लस टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, चाहे कोई भी हो, कोई भी स्पीशीज हो, यही रूल होगा, ठीक है, यही रूल होगा कि जितना अर्डिनाइन होगा उतना ही थायामाइन होगा, जितना गुआनाइन होगा उतना ही साइटोसाइन होगा, ठीक है, वो रूल बन गया, इसी को कहा उन्होंने बेस इक्विवेलेंस रूल। यहां पे क्या लिखा, उन्होंने कहा बेस इक्विवेलेंस रूल, और ये बेस इक्विवेलेंस रूल बेस के इक्वालिटी पे, यानी हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है ये इक्वल होना चाहिए, इस पे उन्होंने एक नियम बनाया, क्योंकि उन्होंने भाई डीएनए को अच्छे से स्टडी किया, उनको बेसिक प्रिंसिपल पता है, बेसिक फंडामेंटल पता है कि आर्डिनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ थायामाइन, और वो पेयरिंग रहेगा, पेयर्ड ही रहेगा ना, डीएनए हमारा पेयर्ड पेयर्ड ही रहता है, और गुआनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसाइन, तो जितना आर्डिनाइन है इसका मतलब पेयरिंग फॉर्म है ना, यानी ऑपोजिट में थायामाइन उतना है, इसका कोई डाउट नहीं है इसमें, जितना साइटोसाइन है उतना गुआनाइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक है, तो ये उन्होंने बनाया, दैट इज बेस इक्विवेलेंस रूल। आई बात समझ में, सब क्लियर हो गया, ये डीएनए यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, डीएनए दैट्स ऑल अबाउट डीएनए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आरएनए पर, ठीक है। अब ये मत पूछना सर डीएनए का कॉइलिंग आपने नहीं बताया, डीएनए का न्यूक्लियोसाइड हमारे हिस्टोन प्रोटीन का कॉइलिंग नहीं बताया, वो सेल साइकिल में क्रोमोसोम पढ़ेंगे उस वक्त, और वहां भी यहां भी नहीं, उतना भी नहीं पढ़ेंगे, हम 12th स्टैंडर्ड में इसका पूरा कॉइलिंग और डिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, चलो क्लियर हो गया तो एक काम करो, अपना अपना मतदान मुझे दे दो, हाथ या फिर थम्स अप के साथ, ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये चीज यहाँ पे। ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हाँ, अगर किसी ने, बेगूसराय के बच्चों को हम बोल रहे हैं, अगर अटेंडेंस नहीं दिया है तो अटेंडेंस, या अगर आपको बोला गया है तो अम्बू सर से अगर, अगर अगर आप लोगों को, हेलो, अगर आप लोगों को बोला गया है तो ठीक है, अटेंडेंस अगर देने के लिए अगर इंस्ट्रक्शन आया होगा कि अटेंडेंस आपको ग्रुप में देना है, तो अगर अटेंडेंस आप लोगों ने नहीं दिया तो दे दीजिएगा, अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर अटेंडेंस आपका बनता रहेगा तो आपका रिकॉर्ड रहेगा, क्लास कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, अगर अटेंडेंस नहीं दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए अपना अटेंडेंस बनाते रहना हमेशा कि हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड्स में रहे कि आप क्लास कर रहे हो, राइट। और आप पे अगर फोकस किया जाए, क्लास तो इतना कर रहा है बच्चा लेकिन क्यों कम स्कोर आ रहा है, तो अब आप पे काम किया जाएगा पर्टिकुलरली कि आप पे, कि आपका बच्चा का स्कोर क्यों कम आ रहा है इतना रेगुलर क्लास होने के बावजूद, रेगुलर क्लास करने के बावजूद, ठीक है, तो इसीलिए अपना अटेंडेंस बनाते रहिएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं आपको, ठीक है, उसके वजह से, राइट। चलो तो न्यू शेयर करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, व्हाइट बोर्ड, या ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए, क्या पढ़ने वाले हैं, आरएनए के बारे में। व्हाट इज आरएनए, व्हाट इज आरएनए, आरएनए इज समथिंग विच वी कैन से, ठीक है, आरएनए क्या है, एक सेकेंड, हाँ, आरएनए क्या है, आरएनए को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, किसको कहते हैं, आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सही है वैष्णवी, शिवानी और शिवानी और वैष्णवी बिल्कुल सही है, आरएनए को हम कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो हमारा आरएनए है, राइट, ये हमारे जो
आरएनए भैया हैं, ये आरएनए होते कहाँ हैं? तो ये भी प्रेजेंट होते हैं, आई मीन फॉर्म होते हैं न्यूक्लियस में। डीएनए के जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, जब एक डीएनए स्ट्रैंड दो डीएनए में कन्वर्ट होता है, अपना डॉटर प्रोड्यूस करता है, उस वक्त वहां से एक पतला सा स्ट्रैंड निकलता है, एंड दैट विल बी योर आरएनए, दैट विल बी योर आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड। हमारा जो रिबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ये भी हम क्या कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही है। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जिसमें आर्डिनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ यूरेसिल, गुआनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसाइन। तो क्वेश्चन में अगर आपको डीएनए दिया है और अडीनाइन का वैल्यू देकर थायामिन का वैल्यू पूछा है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। डीएनए देकर अडीनाइन का वैल्यू देकर थायामाइन का वैल्यू पूछा है तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर डीएनए के रिगार्ड्स में अडीनाइन देकर, या फिर वहां पे कुछ दिया ही नहीं कि डीएनए का आरएनए है, और वहां पे यूरेसिल दिया है, समझ लेना कि आरएनए है ये, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाना पड़ता है, क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म कर लेगा किसी को पता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है अपना क्वेश्चन के वक्त इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। आरएनए का पिक्चर आरएनए का पिक्चर हम दिखाएंगे, ठीक है, बिल्कुल दिखाएंगे। अभी जरा इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हो, बार बार स्क्रीन हम बंद क्यों कर दे रहे हैं? ठीक है, चलो, तो हम दिखाएंगे पिक्चर, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है, AUGC के पेयरिंग से बना है, ठीक है, स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? डीएनए स्ट्रैंड से ये निकलते हैं, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड से निकलते हैं, और इसमें क्या क्या एडेड रहता है? बेसिकली नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं, इसमें एडेड रहता है हमारा शुगर मॉलिक्यूल, इसमें आई मीन न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो इसमें रहता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, हाँ जी, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा आपका नाइट्रोजीनस बेस, एज वी ऑल नो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे बेस पेयर दिख रहा है सामने, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस पेयर। सो शुगर रहेगा, H3PO4 रहेगा, नाइट्रोजनस बेस पेयर रहेगा। इसमें भी क्या रहते हैं? यूरेसिल एक्सेप्शन होते हैं, बाकी सारे प्यूरिन पिरिमिडिन सेम रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्वेश्चन हो सकता है कि ये प्यूरिन है कि पिरिमिडिन है? क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, इन न्यूक्लिक एसिड, ये पूछ सकता है कि न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, एक एक्सेप्शन पिरिमिडिन, एक एक्सेप्शन पायरिमिडिन है, जो कि रिप्लेस करता है हमारे डीएनए से। पिरिमिडिन होता है, यस, यस, पायरिमिडिन होता है। तो यहाँ पे ये पायरिमिडिन सीक्वेंस है, क्या है? पायरिमिडिन है। साइटोसाइड और यूरेसिल दोनों क्या है? पायरिमिडिन होता है। गुवानाइन और एडिनाइन क्या होता है? प्यूरिन होता है ना? कहीं भी देखिएगा, थायमिन भी पिरिमिडिन ही है, थायमिन भी क्या है? पिरिमिडिन ही है, और ये भी पिरिमिडिन है। तो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चन को, इसीलिए एज ए क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आरएनए के टाइप्स बता देते हैं यहाँ पे। आरएनए के जो टाइप्स होते हैं, इनमें आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप होते हैं आरएनए के। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा नहीं होता, तीन टाइप होता है। हम कहेंगे दो टाइप होता है, ठीक है। आरएनए के कितने टाइप हम कहेंगे? हम कहेंगे दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये है क्या, ये किसने बताया, ये सब चीजें पूछ सकते हैं, राइट। अब हम बताएंगे आपको जेनेटिक आरएनए क्या है, जिसको हम जीनोमिक आरएनए कह सकते हैं। कहते हैं जीनोमिक आरएनए कह सकते हैं। एक जो जीन बनाएगा, जीन्स, और दूसरा जो प्रोटीन बनाएगा,
नॉन जेनेटिक आरएनए। ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? क्या ऐसा हो सकता है? ये आंसर हो सकता है इसका? देखेंगे हम लोग तुरंत कुछ देर में। यहाँ पे जेनेटिक आरएनए हमने देख लिया और जीनोमिक आरएनए जिसको हम कहेंगे। ये जेनेटिक आरएनए कौन बनाया, किसने बनाया जेनेटिक आरएनए? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट ने बनाया। सॉरी, इनका नाम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनका नाम कॉन्ट्रैक्ट है। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक आप लोगों के लिए एक ट्रिक फॉर्म हो सकता है याद करने के लिए, याद रखने के लिए, ऐसा बल्कि नाम तो नहीं है, इनका नाम है कॉन्ड्राट। ठीक है, कॉन्ड्राट जिन्होंने जिन्होंने ये बताया। ठीक है, इसको जेनेटिक आरएनए के बारे में एस्टैब्लिश करने वाले जो थे वो कॉन्ड्राट थे। ठीक है, क्यों? क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरसेस हमें देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे वायरसेस देखने को मिलेगा जो आरएनए, जिनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। तो उनमें वो जो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए है, फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं और कॉमन एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है कि कॉमन एग्जांपल, और आजकल चर्चा में है ये एग्जांपल, कोरोना। को ऐसा कभी हुआ है अपने मोबाइल का चार्जर लगा दिया हो, प्लग ऑन करना भूल गए हो? हुआ है कभी? अभी हुआ हमारे साथ, लैपटॉप का चार्जर घुसा के, बट चार्ज स्विच ऑन नहीं किए थे। हमें लगा लाइन कट गया क्या भाई, इन्वर्टर का कनेक्शन है ये तो। एनीवेज, हाँ बहुत बार होता है। चलो, तो क्या है? कोरोना। गो कोरोना गो, है ना? ये कोरोना जो होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है आपका, जेनेटिक मटेरियल इसका होता है आरएनए। इसका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए। एचआईवी, एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। ठीक है, बहुत गुस्सा आता है, सच बता रहे हैं। हम लोग कहीं अब मान लो कि आपके क्लास के लिए हम निकल रहे हैं। ठीक है, आपके क्लास के लिए हम निकल रहे हैं और मुझे, मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है, मेरे पास आधा घंटा टाइम है कि चार्ज लगा ले कि एक क्लास हम कर लें। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हम मोबाइल से क्लास ले रहे हैं, चार्ज लगा के स्विच ऑन करना भूल गए। क्लास का टाइम हो रहा है, फटाफट से निकले, देख रहे हैं कि चार्ज 3%। ये क्या हो गया भाई, चार्ज क्यों नहीं ले रहा? देख रहे तो स्विच ऑन नहीं है। अब क्या होगा? क्लास सस्पेंड होगा कि क्लास होगा? होगा, लैपटॉप से ले लेंगे, है ना? ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि अब उस वक्त लैपटॉप फ्री नहीं है, कोई और यूज कर रहा है, बहन यूज कर रही है, भाई यूज कर रहा है, मम्मी यूज कर रहे, पापा यूज कर रहे हैं, गड़बड़ हो गया। एक ही लैपटॉप है तो फिर तो बहुत गड़बड़ है, अगर अलग अलग लैपटॉप है तो ठीक है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। बहुत गुस्सा आता है यार, ये तो कॉमन मिस्टेक्स है। खैर, हम लोग बात आते हैं इस पे। कोरोना, कोरोना का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? कोरोना का जेनेटिक मटेरियल होता है आपका आरएनए। कोरोना का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। तो आरएनए यहाँ पे इसके लिए तो जीनोमिक आरएनए है, जीनोमिक आई मीन जीनोमिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये आएगा आपका, ये भाई साहब का देन से हम इसके बारे में पढ़ लिए, जीनोमिक आरएनए के बारे में। क्लियर है? चलो, जीनोमिक आरएनए पढ़ लिए। अब नॉन जीनोमिक आरएनए के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं नॉन जीनोमिक आरएनए में? हमारे नॉन जीनोमिक आरएनए ऐसे आरएनए होते हैं जो मेनली प्रोटीन बनाते हैं या उसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, या हो सकते हैं कि उसको कुछ और चीज के लिए हो। अगर हम बात करें, क्या क्या एमआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, क्या ये तीनों नॉन जेनेटिक आरएनए में आ सकते हैं? क्या ये तीनों नॉन जेनेटिक आरएनए हैं? सोचिएगा, ठीक है, और सोच के मुझे बताइएगा। ओके, ओके, तो क्या है ये तीनों आरएनए? क्या है ये तीनों आरएनए? एम आर एन ए इज योर मैसेंजर आरएनए, दिस इज योर मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। टीआरएनए क्या है? इसको हम कहेंगे ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है। आरआरएनए क्या है?
दैट इज योर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। हाँ जी, यस। अच्छा, चलो मैसेंजर आरएनए तो ठीक है, हमें हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि जब डीएनए निकलता, आरएनए प्रोड्यूस करता है तो वहां पे प्रोड्यूस करता है एमआरएनए। तो बाकी के आरएनए कहाँ गए? तो जब हम लोग एमआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि टीआरएनए इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, क्या अटैच है? टीआरएनए इसके साथ अटैच है। इसके हेड भी है, इसके टेल भी है। और फिर पढ़ेंगे कि आरआरएनए फिर क्या है? तो राइबोसोमल आरएनए, यानी ये राइबोसोम बनाता है क्या? राइबोसोम में प्रेजेंट हो, राइबोसोम बना रहा हो। इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूरा डिटेल में इस तीनों आरएनए के बारे में। अगले पूरा डिटेल मतलब उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग जेनेटिक के चैप्टर में पढ़ोगे ही, लेकिन हाँ इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पूरा हम आपको अगले क्लास में देंगे। इस क्लास के लिए और आज के लिए बस इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा सारा। अगर नहीं समझ में आ गया तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय 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 बाय। क्या क्या हो गया भाई? अच्छा बाय बोल रहे हैं।